हम योग की वैश्विक पहचान पर बात करेंगे। उसके बाद मिशन 2026 के 100 दिन के काउंटडाउन को समझेंगे। देखेंगे कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर क्या खास तैयारियां हो रही हैं। और आखिर में योग के भविष्य और परीक्षा के लिए जरूरी बातों पर गौर करेंगे। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। योग भारत की हजारों साल पुरानी एक अनमोल धरोहर। आज ये सिर्फ एक व्यायाम नहीं, बल्कि दुनिया भर में मन, शरीर और आत्मा के संतुलन का प्रतीक बन चुका है। ये वो उपहार है जो भारत ने पूरी मानवता को दिया है। इस वैश्विक स्वीकृति की भावना को गुजरात राज्य योग बोर्ड के अध्यक्ष शीशपाल राजपूत के शब्दों में महसूस किया जा सकता है। उनका कहना है, योग भारत की ओर से दुनिया को दिया गया एक उपहार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना, जो हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है। ये शब्द साफ दिखाते हैं कि योग आज भारत की एक वैश्विक पहचान बन चुका है। तो ये वैश्विक सफर शुरू कैसे हुआ? इसकी नींव साल 2014 में रखी गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को दुनिया भर में इतना समर्थन मिला कि 2015 में ही पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और अब 2026 में हम इसका 12वां संस्करण बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब सवाल ये है कि आज यानी 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर क्या चल रहा है। दरअसल इसकी राष्ट्रव्यापी तैयारी बहुत पहले ही शुरू हो चुकी है। एक बड़ा अभियान लॉन्च हुआ है जिसका नाम है मिशन 2026 और इसकी उल्टी गिनती 100 दिन पहले ही शुरू हो गई थी। याद रखिएगा, 13 मार्च 2026 ये वो तारीख है जब 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 100 दिन की उल्टी गिनती का आधिकारिक तौर पर आगाज हुआ। ये दिन देश भर में योग को लेकर होने वाले आयोजनों की एक लंबी श्रृंखला की शुरुआत थी। इस 100 दिवसीय अभियान का भव्य शुभारंभ देश की राजधानी दिल्ली से हुआ। यहाँ योग महोत्सव नाम का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो इस राष्ट्रव्यापी अभियान का मुख्य आकर्षण था। अब ये जानकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस पर खास ध्यान दीजिएगा। 100 दिन के काउंटडाउन का ये मुख्य कार्यक्रम था योग महोत्सव 2026। ये 13 मार्च 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुआ। इसके आयोजक थे आयुष मंत्रालय और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव के साथ साथ कई बड़े अधिकारी और जाने माने योग गुरु भी शामिल हुए। इस राष्ट्रीय मिशन का लक्ष्य वाकई बहुत बड़ा है। आयुष मंत्रालय ने एक बेहद दिलचस्प अभियान शुरू किया है, 100 दिन, 100 शहर, 100 संगठन। मकसद बिल्कुल साफ है, 100 अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर देश के 100 शहरों में योग के कार्यक्रम आयोजित करना, ताकि 21 जून आते आते योग का संदेश हर घर तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हों। अब जाहिर है, जब कोई अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चलता है तो राज्यों की भूमिका भी अहम हो जाती है। इस मामले में गुजरात और उत्तर प्रदेश की पहल देखने लायक हैं, क्योंकि ये राज्य योग को सिर्फ स्वास्थ्य से नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास से भी जोड़ रहे हैं। और दोनों राज्यों का नजरिया काफी अलग और दिलचस्प है। एक तरफ जहां गुजरात का मुख्य ध्यान योग के जरिए युवाओं को रोजगार देना और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश आधुनिक तरीकों से युवाओं को योग से जोड़ने और इसे पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ने पर काम कर रहा है। चलिए पहले गुजरात की बात करते हैं। यहाँ एक कदम योगमय विधानसभा के नारे के साथ एक अभियान चल रहा है, जिसका नेतृत्व गुजरात राज्य योग बोर्ड के अध्यक्ष शीशपाल राजपूत कर रहे हैं। इस अभियान का मकसद योग को शहर से लेकर गांव तक पहुंचाना है, ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा हों और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिले। इसके लिए हर जिले और तालुका में योग शिविर लगाए जाएंगे। गुजरात के प्रयासों का पैमाना कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस एक आंकड़े से लगा सकते हैं। राज्य में लगभग 5 लाख योग प्रशिक्षक हैं। ये दिखाता है कि वहां योग को एक संगठित रोजगार क्षेत्र के तौर पर विकसित करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश ने 2 बहुत ही अनोखे अभियान शुरू किए हैं। पहला है योग अनप्लग्ड, जो सोशल मीडिया और कॉलेजों में प्रतियोगिताओं के जरिए युवाओं को अपनी तरफ खींच रहा है। और दूसरा है हरित योग यानी ग्रीन योग, जिसके तहत पार्कों और नदी किनारों जैसी जगहों पर योग सेशन होते हैं।
इतना ही नहीं, इसे एक पेड़ मां के नाम जैसे वृक्षारोपण अभियानों से भी जोड़ा गया है। तो ये जो राष्ट्रव्यापी प्रयास हो रहे हैं, ये सिर्फ एक दिन का जश्न मनाने के लिए नहीं है। ये योग के गहरे असर और उसके भविष्य की एक मजबूत नींव रख रहे हैं, जिसमें भारत एक ग्लोबल सेंटर के तौर पर उभर रहा है। और जब हम योग के वैश्विक केंद्र की बात करते हैं तो एक ही नाम जहन में आता है, ऋषिकेश, जिसे योग की विश्व राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ के परमार्थ निकेतन में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 80 से भी ज्यादा देशों के लोगों को एक साथ लाता है। यहाँ हठ, अष्टांग और कुंडलिनी जैसी योग की कई विधाओं का संगम देखने को मिलता है, जो ये दिखाता है कि योग की शक्ति किसी भी सांस्कृतिक या भौगोलिक सीमा से परे है। भविष्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना बहुत दूर की सोच दिखाती है। सरकार की योजना हर जिले में एक योग पार्क बनाने की है। इसका मकसद लोगों को योग के रोजाना अभ्यास के लिए एक स्थायी और आसानी से उपलब्ध होने वाली जगह मुहैया कराना है। तो इस पूरी चर्चा के बाद चलिए अब उन मुख्य बिंदुओं को एक साथ देख लेते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इन जरूरी तथ्यों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह याद हो जाएं। साल 2026 में 12वां अंतर्राष्ट्रीय सबसे ज्यादा जरूरी है। इन जरूरी तथ्यों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह याद हो जाएं। साल 2026 में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसकी नोडल मिनिस्ट्री आयुष मंत्रालय है। 100 दिन का काउंटडाउन इवेंट योग महोत्सव 2026 नई दिल्ली में हुआ। राष्ट्रीय अभियान का नाम है 100 दिन, 100 शहर, 100 संगठन। और आखिर में गुजरात का फोकस रोजगार और अर्थव्यवस्था पर है, जबकि उत्तर प्रदेश का फोकस युवाओं और पर्यावरण पर है। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है, सॉफ्ट पावर, यानी बिना किसी सैन्य या आर्थिक दबाव के अपनी संस्कृति से दुनिया पर प्रभाव डालने की क्षमता। जिस तरह से योग पूरी दुनिया में फैल रहा है, ये भविष्य में भारत की सॉफ्ट पावर को कैसे आकार देगा, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस विषय को समझने में मदद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए एजुकेशन इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। भारत की न्यायिक व्यवस्था यानी हमारा जस्टिस सिस्टम एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। ये एक ऐसा बदलाव है जो इस बात को तय करेगा कि किसी भी आम इंसान को न्याय कितनी तेजी से और कितनी आसानी से मिल पाता है। देखिए, ये पूरा बदलाव 2 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। पहला, कानूनी सुधार और दूसरा, एक बड़ी डिजिटल क्रांति। आज हम इसी की परतें खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये बदलाव न्याय देने के तौर तरीकों को आखिर कैसे बदल रहे हैं। तो इस सफर में हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम शुरुआत करेंगे एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच से, फिर उन 2 मुख्य स्तंभों यानी कानूनी और तकनीकी सुधार की गहराई में उतरेंगे जो इस बदलाव की असल बुनियाद हैं। और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब के बाद भारत की न्याय प्रणाली का भविष्य कैसा दिख रहा है। तो बात शुरू होती है हाल ही में हुए एक बड़े आयोजन से। नई दिल्ली एक बहुत अहम अंतर्राष्ट्रीय कानूनी बहस का केंद्र बनी और इसने दुनिया भर के बड़े बड़े न्याय विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा। जी हाँ, ये कोई मामूली सम्मेलन नहीं था। ऑल इंडिया प्रोसिक्यूटर्स एसोसिएशन ने इसे भारत मंडपम में आयोजित किया। हाँ, वही जगह जहां G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा आयोजन था। इसका एक ही मकसद था, अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन को और कैसे मजबूत बनाया जाए, इस पर गंभीरता से चर्चा करना। इस सम्मेलन में कानून मंत्री के शब्दों ने सरकार की सोच को बिल्कुल साफ कर दिया। जोर 2 चीजों पर है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और संस्थागत सुधार। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि न्याय प्रणाली ज्यादा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट हो और हर किसी की पहुंच में हो। तो सवाल उठता है कि इन सारे सुधारों के केंद्र में कौन है? वो एक बेहद अहम पद है, लोक अभियोजक, जिसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। चलिए पहले उनकी भूमिका को ठीक से समझते हैं। देखिए, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिर्फ सरकार का वकील नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी, सबसे पहली जिम्मेदारी ये देखना है कि न्याय हो। इसका मतलब ये हुआ कि उसका लक्ष्य सिर्फ किसी भी तरह केस जीतना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष हो और इंसाफ हो। हमारी न्यायपालिका इस भूमिका को कितना ऊंचा दर्जा देती है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को न्याय का मंत्री कहा गया है। जी हाँ, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। ये शब्द उनकी निष्पक्षता और उनकी जिम्मेदारी के वजन को दिखाता है।
उनसे उम्मीद की जाती है कि वो सिर्फ और सिर्फ न्याय के प्रति वफादार रहें। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े बड़े सुधारों की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें पुराने सिस्टम की चुनौतियों को देखना पड़ेगा। जो हमारा 1973 का पुराना कानून था, यानी सीआरपीसी, उसमें कई परेशानियां थीं। सबसे बड़ी बात, अभियोजकों की स्वतंत्रता को लेकर कोई साफ नियम नहीं थे। इससे राजनीतिक दखलंदाजी का खतरा हमेशा बना रहता था। ऊपर से जवाबदेही की भी कमी थी और मुकदमों का इतना भारी बोझ था कि पूरा सिस्टम ही धीमा पड़ गया था। तो इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए 2 बड़े और मजबूत कदम उठाए गए। पहला, एक नया आधुनिक कानून, और दूसरा, टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। तो सबसे बड़ा बदलाव ये है कि पुराने सीआरपीसी को हटाकर उसकी जगह भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 को लाया गया है। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये पूरी आपराधिक न्याय प्रक्रिया को आज के जमाने के हिसाब से ढालने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। अभियोजक की भूमिका और इन कानूनी बदलावों पर आज अकादमिक जगत में भी गहरी रिसर्च और चर्चा हो रही है। ये दिखाता है कि ये विषय हमारे देश की न्याय प्रणाली के भविष्य के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए, ये बदलावों का सार बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, जहां पहले नियुक्तियों में मनमानी की गुंजाइश थी, वहीं अब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता योग्यता यानी मेरिट पर जोर देती है। अभियोजक की स्वतंत्रता को अब कानूनी संरक्षण दिया गया है, और सबसे अहम बात, अब सिस्टम का फोकस प्रक्रिया से हटकर पीड़ित केंद्रित हो गया है। इसका मतलब है कि अब जांच और सुनवाई में पीड़ित के अधिकारों और उनकी सहूलियत को प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए अब सुधार के दूसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, और वो है टेक्नोलॉजी। न्याय व्यवस्था में तकनीक का इस्तेमाल एक डिजिटल कोर्ट हाउस की नींव रख रहा है, जहां सब कुछ बदल रहा है। इस डिजिटल क्रांति के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है, वो है ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट। ये एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जिसका एक ही लक्ष्य है, पूरी न्यायपालिका को टेक्नोलॉजी से जोड़ना। और इसके तहत कई बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। सोचिए, अब घर बैठे केस फाइल किया जा सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हो सकती है, सारे पुराने रिकॉर्ड्स डिजिटल हो रहे हैं, और नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से पूरे देश के मामलों पर नजर रखी जा सकती है। ये सब मिलकर न्याय को तेज, आसान और पारदर्शी बना रहे हैं। इन सुधारों की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टेक्स्टबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर 8.2 करोड़ से ज्यादा छात्र इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ये दिखाता है कि पेपरलेस कोर्ट जैसी पहल अब सिर्फ एक दूर का सपना नहीं, बल्कि एक हकीकत बन रही है, और ये प्रतियोगी परीक्षाओं का भी एक अहम हिस्सा बन चुकी है। तो इन सभी कानूनी और तकनीकी बदलावों का जमीनी स्तर पर असर क्या होगा, और क्या आगे का रास्ता आसान है या मुश्किलों से भरा है? चलिए देखते हैं। उम्मीद तो यही की जा रही है कि इन सुधारों से न्याय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, काम में जबरदस्त तेजी आएगी, और आम आदमी के लिए इंसाफ का दरवाजा और आसानी से खुलेगा। ये चार्ट इन्हीं 3 बड़े लक्ष्यों की तस्वीर पेश करता है। लेकिन ये रास्ता चुनौतियों से खाली नहीं है। दशकों पुरानी आदतों और काम करने के तरीकों को बदलना आसान नहीं होता। हर कोने तक सही संसाधन पहुंचाना, देश में डिजिटल साक्षरता की कमी को दूर करना, और सबसे जरूरी, नए कानूनों को सही ढंग से लागू करवाना, ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या ये सुधार जो कानून और तकनीक के संगम से बने हैं, वाकई भारत में न्याय की तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल देंगे? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन एक बात तय है, एक नए युग की शुरुआत हो चुकी। नमस्कार। क्या ये बात दिलचस्प नहीं है कि भारत में हर साल सैकड़ों नई जीव प्रजातियों की खोज होती है? आज हम भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ZSI की 2024 की रिपोर्ट के जरिए भारत की छिपी हुई जैव विविधता की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये रिपोर्ट उन कमाल की नई प्रजातियों पर रोशनी डालती है जिन्हें हाल ही में खोजा गया है। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। इस बातचीत में हम सबसे पहले भारत की जैव विविधता के विशाल पैमाने को समझेंगे। फिर ZSI रिपोर्ट 2024 के जो मुख्य आंकड़े हैं उन पर गहराई से नजर डालेंगे। इसके बाद एक बहुत ही खास खोज, लाइकेन पतंगों की कहानी में उतरेंगे, उनके असाधारण महत्व को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये सब संरक्षण और रिसर्च के लिए भविष्य की क्या राह दिखाता है। तो चलिए
सबसे पहले भारत की इस जैविक संपदा के महत्व को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि जिंदगी के अनगिनत रूपों का एक बहुत बड़ा घर है। ये आंकड़ा अपने आप में ही असाधारण है। जरा सोचिए, दुनिया की सिर्फ 2.4% जमीन पर भारत में दुनिया की लगभग 8% प्रजातियां पाई जाती हैं, और इसी वजह से भारत को दुनिया के 17 महाविविध यानी मेगा डाइवर्स देशों में गिना जाता है, जो इसे नई खोजों के लिए एक बहुत ही अहम केंद्र बनाता है। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के केंद्र में, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की ताज़ा रिपोर्ट और उसके हैरान करने वाले आंकड़े। साल 2024 में भारतीय वैज्ञानिकों ने देश के जीवों की लिस्ट में एक बहुत ही प्रभावशाली संख्या जोड़ी है, और वो संख्या है 683। जी हाँ, 683 नई प्रजातियां और रिकॉर्ड्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये भारत में हो रहे लगातार और समर्पित वैज्ञानिक रिसर्च का एक मजबूत सबूत है। अच्छा, इन खोजों को समझने के लिए दो बातों में फर्क जानना जरूरी है। नई प्रजाति का मतलब है एक ऐसा जीव जिसे विज्ञान ने पहले कभी देखा ही नहीं था। वहीं नया रिकॉर्ड का मतलब है कि प्रजाति तो दुनिया के दूसरे हिस्सों में जानी जाती थी, लेकिन उसे पहली बार भारत की सीमाओं में दर्ज किया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से यह अंतर जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, कुल 683 खोजों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 459 विज्ञान के लिए पूरी तरह से नई प्रजातियां थीं, और बाकी 224 भारत के लिए नए रिकॉर्ड थे। ये दिखाता है कि भारत की जमीन और पानी में अब भी न जाने कितने ऐसे जीव छिपे हैं जिनके बारे में दुनिया का जानना बाकी है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि नई खोजों में से लगभग 88% यानी 601 अकशेरुकी जीव हैं, मतलब वो जीव जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जैसे कीड़े, मकड़ियां और घोंघे। वहीं कशेरुकी जीव यानी रीढ़ की हड्डी वाले जीव जैसे सांप, छिपकली और मछली की संख्या 82 थी। इससे एक बड़ी बात पता चलती है, हमारा ध्यान अक्सर बड़े जानवरों पर होता है, जबकि असली जैविक खजाना तो इन छोटे छोटे जीवों में छिपा हुआ है। अब अगर हम राज्यों के हिसाब से देखें तो केरल 101 खोजों के साथ सबसे आगे रहा, जिसके बाद कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है। इन राज्यों का टॉप पर होना कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय जैसे दुनिया के जाने माने जैव विविधता हॉटस्पॉट में मौजूद हैं। तो अब इन बड़े आंकड़ों से हटकर चलिए एक खास कहानी पर ध्यान देते हैं, जो हमें पर्यावरण के बारे में एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। देखिए, हजारों खोजों के बीच कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें प्रकृति के काम करने के तरीके की गहरी समझ देती हैं। पूर्वी हिमालय में खोजे गए 2 छोटे से पतंगे ऐसी ही एक कहानी कहते हैं। वैज्ञानिकों ने पूर्वी हिमालय के इलाके में लाइकेन पतंगों की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। पहली है कोलोसेरा होलोवेई, जो सिक्किम के गोलीतार में मिली, और दूसरी है असुरा बुक्सा, जो पश्चिम बंगाल के पानीझोरा में पाई गई। इनके नाम शायद थोड़े मुश्किल लगें, लेकिन इनका महत्व बहुत बड़ा है। तो सवाल ये है कि ये छोटे से पतंगे इतने अहम क्यों हैं? इसका जवाब इनके खाने और पर्यावरण के साथ इनके रिश्ते में छिपा है। लाइकेन पतंगे बहुत ही अच्छे जैव संकेतक या बायो इंडिकेटर होते हैं। अब ये बायो इंडिकेटर क्या है? ये वो जीव है जिसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी हमें किसी जगह के पर्यावरण की सेहत के बारे में बताती है। ठीक वैसे ही जैसे एक थर्मामीटर हमारे शरीर का तापमान बताता है। ये पूरी कड़ी कैसे काम करती है, इसे समझना जरूरी है। इन पतंगों के जो कैटरपिलर होते हैं वो लाइकेन खाते हैं, और ये जो लाइकेन होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड जैसे वायु प्रदूषकों के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। तो जैसे ही हवा में प्रदूषण बढ़ता है, लाइकेन मरने लगते हैं, और जब लाइकेन ही खत्म हो जाएंगे तो उन पर निर्भर रहने वाले ये पतंगे भी उस इलाके से गायब हो जाते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि किसी इलाके में इन पतंगों का होना ये बताता है कि वहाँ की हवा साफ है, और अगर ये वहाँ नहीं है तो ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी हो सकती है, जो हमें बताती है कि उस इकोसिस्टम की सेहत बिगड़ रही है। ये हिमालय जैसे नाजुक पर्यावरण की निगरानी के लिए एक अनमोल कुदरती औजार है। ये सारी खोजें हमें सिर्फ आज के बारे में नहीं बताती, बल्कि भविष्य के लिए एक साफ रास्ता भी दिखाती हैं। इस साल की 683 खोजें कोई एक दिन की बात नहीं है। अगर हम पिछले एक दशक यानी 10 साल को देखें तो 2015 से 2024 तक भारत ने अपने जीव जंतुओं की सूची में कुल 5313 प्रजातियां जोड़ी हैं।
ये लगातार कोशिश भारत की जैविक विरासत को समझने और उसे बचाने के लिए बेहद जरूरी है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस तरह की रिसर्च का फायदा क्या है? देखिए, ये सिर्फ लिस्ट में कुछ नाम जोड़ने जैसा नहीं है। ये हमारी जैव विविधता के ज्ञान को और गहरा करता है, जिससे संरक्षण की कोशिशों को सही दिशा मिलती है। ये हमें इकोसिस्टम की सेहत पर नजर रखने में मदद करता है और साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक मजबूत वैज्ञानिक आधार तैयार करता है। तो आखिर में एक सवाल ये उठता है, अगर एक छोटा सा पतंगा हमें वायु प्रदूषण के बारे में इतना कुछ बता सकता है, तो सोचिए भारत के अनगिनत छोटे जीव हमारी धरती की सेहत के बारे में और कौन-कौन से गहरे राज अपने अंदर छिपाए बैठे हैं। इसका जवाब लगातार खोज और रिसर्च में ही छिपा है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के पशुधन क्षेत्र की, एक ऐसी कहानी जो आत्मनिर्भरता और वैश्विक शक्ति की एक सच्ची मिसाल है। जी हाँ, ये कहानी है भारत की प्रोटीन क्रांति की, एक ऐसी क्रांति जिसने देश के पोषण और अर्थव्यवस्था दोनों की ही तस्वीर बदलकर रखती है। तो आखिर इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे का राज क्या है? कैसे भारत अंडा, दूध और मांस उत्पादन में दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक बन गया? चलिए आज इन्हीं आंकड़ों और तथ्यों की परतों को एक-एक करके खोलते हैं और इस कहानी को समझते हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 142.77 बिलियन, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये 2023-24 में भारत में पैदा हुए अंडों की कुल संख्या है और यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है, एक असाधारण सफलता की कहानी की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत की अंडा क्रांति की। पिछले एक दशक में इस सेक्टर ने जो रफ्तार पकड़ी है, उसने वाकई दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और ये वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, पशुपालन और डेयरी विभाग की जो ताज़ा रिपोर्ट है वो बताती है कि भारत अब अमेरिका और इंडोनेशिया जैसे बड़े उत्पादकों को भी पीछे छोड़ चुका है और दुनिया में दूसरे पायदान पर काबिज हो गया है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर करते हैं, क्योंकि हर नंबर इस सफलता की कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बयान करता है। ये ग्राफ पिछले 10 सालों का सफर हमारे सामने रखता है। आप देखिए, 2014-15 में उत्पादन लगभग 78 बिलियन था, जो अब बढ़कर 142.77 बिलियन तक पहुंच गया है। इसका मतलब है हर साल औसतन 6.58% की लगातार बढ़ोतरी। ये एक बहुत ही स्थिर और मजबूत विकास को दिखाता है। लेकिन ये कामयाबी किसी एक राज्य की नहीं, बल्कि ये एक सामूहिक कोशिश का नतीजा है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ये वो राज्य हैं जो इस क्रांति के अगुआ बनकर उभरे हैं और जिनका कुल उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान है। उत्पादन बढ़ने का सीधा असर लोगों के पोषण पर पड़ता है। जरा सोचिए, जहां 2018-19 में हर व्यक्ति के लिए साल में सिर्फ 79 अंडे उपलब्ध थे, वहीं अब ये आंकड़ा 103 तक पहुंच गया है। ये देश में प्रोटीन की बढ़ती पहुंच का एक बिल्कुल साफ संकेत है। लेकिन जैसा हमने कहा, ये कहानी सिर्फ अंडों तक ही सीमित नहीं है। अब देखते हैं कि डेयरी और मांस के क्षेत्र में भारत ने क्या कमाल किया है। जी हाँ, भारत के पशुधन क्षेत्र की सफलता की तस्वीर इससे कहीं ज्यादा बड़ी और विविध है और ये डेयरी और मांस उत्पादन में भी उतनी ही प्रभावशाली नजर आती है। ये तो हम जानते ही हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, पर दिलचस्प बात ये है कि हमारे कुल दूध उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा करीब 31.49% स्वदेशी भैंसों का है। इसके बाद संकर नस्ल की गायों का नंबर आता है और जानते हैं, यही विविधता हमारे डेयरी की असली ताकत है। और ये एक और मील का पत्थर है। 2023-24 में भारत में हर व्यक्ति के लिए दूध की उपलब्धता 471 ग्राम प्रतिदिन हो गई। ये 394 ग्राम के वैश्विक औसत से काफी ज्यादा है। पोषण सुरक्षा के लिहाज से देखें तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। इसी तरह मांस उत्पादन का क्षेत्र भी लगातार बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य इस सेक्टर में सबसे आगे हैं और ये देश में प्रोटीन की बढ़ती मांग को पूरा करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। जैसे जैसे लोगों में प्रोटीन से भरपूर आहार को लेकर जागरूकता बढ़ी है, मांस की प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी बढ़ी है। ये आंकड़ा 2018-19 के 6.15 किलोग्राम से बढ़कर अब 7.39 किलोग्राम प्रति वर्ष हो गया है और ये बेहतर पशुधन प्रबंधन का ही नतीजा है।
भारत की ये सफलता सिर्फ घरेलू स्तर तक ही सीमित नहीं है, ये वैश्विक मंच पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत आखिर कहाँ खड़ा है। अगर हम 2025 के अनुमानों पर नजर डालें तो भारत लगभग 148 बिलियन अंडों के उत्पादन के साथ दुनिया में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखेगा। हाँ, ये सच है कि चीन अभी भी बहुत आगे है, लेकिन भारत की जो विकास दर है वो इसे एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करती है। हाल ही में कुछ वैश्विक घटनाओं ने भारत के लिए नए दरवाजे भी खोले हैं, जैसे अमेरिका में एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रकोप हुआ, जिससे वहां उत्पादन गिरा। इसका सीधा फायदा भारत को मिला और नतीजा मार्च 2025 में पहली बार भारतीय अंडों का निर्यात अमेरिका को किया गया। ये एक बहुत बड़े और कीमती बाजार में भारत की एंट्री है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि इन सब आंकड़ों का असल मतलब क्या है और ये देश के लिए इतने मायने क्यों रखते हैं। देखिए, इस प्रोटीन क्रांति का असर कई स्तरों पर हुआ है। इसने न सिर्फ देश की पोषण सुरक्षा को मजबूत किया, बल्कि ये करोड़ों ग्रामीण परिवारों की आजीविका का साधन भी बना है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ी है और देश की कृषि अर्थव्यवस्था को एक नई ताकत मिली है। भारत ने जो हासिल किया है वो वाकई शानदार है, पर असली सवाल अब ये है कि क्या ये रफ्तार बनी रहेगी? क्या भारत अपनी बढ़ती आबादी की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने और वैश्विक बाजार में अपनी जगह को और मजबूत करने के लिए तैयार है? हमारा भविष्य कहीं न कहीं इसी सवाल के जवाब पर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन इन हिंदी चैनल। अगर आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक, रोचक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। जरा सोचिए एक बर्फीले दैत्य के बारे में, जो लंदन शहर से दुगने से भी ज्यादा बड़ा है और जिसका वजन 1 खरब टन है। ये कहानी है A23A की, दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड की, जिसकी 40 साल लंबी महायात्रा अब अपने एक नाटकीय अंत की ओर बढ़ रही है। चलिए इसके विशाल आकार को समझने की कोशिश करते हैं। जब ये बना था तो इसका क्षेत्रफल लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर था। इसे ऐसे समझिए कि ये ग्रेटर लंदन या मुंबई जैसे महानगर से भी बड़ा था। ये सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक पूरा तैरता हुआ बर्फीला द्वीप था। इस भीमकाय हिमखंड का जीवनकाल 4 दशकों में फैला हुआ है। देखिए, 1986 में इसका जन्म हुआ, फिर ये 30 से भी ज्यादा सालों तक एक ही जगह पर स्थिर रहा और फिर 2020 में इसने अपनी महायात्रा शुरू की और अब ये बहुत तेजी से बिखर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े, इतने विशाल हिमखंड का जन्म हुआ कैसे? इसकी कहानी शुरू होती है अंटार्कटिका के बर्फीले तटों से। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे वैज्ञानिक केल्विन कहते हैं। इसमें होता यह है कि जब किसी ग्लेशियर या आइस शेल्फ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है तो एक हिमखंड यानी आइसबर्ग बन जाता है। A23A का जन्म भी 1986 में अंटार्कटिका के फिल्चनर रोन आइस शेल्फ से ठीक इसी तरह हुआ था। लेकिन जन्म के बाद जो हुआ वो बड़ा ही हैरान करने वाला था। ये विशाल हिमखंड कहीं बहकर नहीं गया, बल्कि वेंडल सागर की तलहटी में जाकर फंस गया और फिर 30 से भी ज्यादा सालों तक एक ही जगह पर टिका रहा, मानो कोई भूला हुआ बर्फीला द्वीप हो। और फिर साल 2020 में 30 साल की गहरी खामोशी के बाद ये अचानक आजाद हो गया और उत्तर की ओर अपनी एक बहुत लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। वैज्ञानिकों के लिए ये एक असाधारण और बेहद दिलचस्प घटना थी। इसने अपनी यात्रा के लिए वो रास्ता चुना जिसे शोधकर्ता आइसबर्ग एली के नाम से जानते हैं। दरअसल ये एंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट यानी ACC नाम की शक्तिशाली समुद्री धाराओं से चलने वाला एक रास्ता है, जो एंटार्कटिक के हिमखंडों को दक्षिण अटलांटिक की ओर धकेलता है। लेकिन ये यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं थी। रास्ते में इसे समंदर की बहुत ही शक्तिशाली ताकतों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने इसके रास्ते को बदला और इसकी रफ्तार को भी धीमा कर दिया। ये टेलर कॉलम नाम के एक विशाल समुद्री भंवर में की गहरी खामोशी के बाद ये अचानक आजाद हो गया और उत्तर की ओर अपनी एक बहुत लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। वैज्ञानिकों के लिए ये एक असाधारण और बेहद दिलचस्प घटना थी। इसने अपनी यात्रा के लिए वो रास्ता चुना जिसे शोधकर्ता आइसबर्ग एली के नाम से जानते हैं।
दरअसल ये एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट यानी एसीसी नाम की शक्तिशाली समुद्री धाराओं से चलने वाला एक रास्ता है, जो एंटार्क्टिक के हिमखंडों को दक्षिण अटलांटिक की ओर धकेलता है। लेकिन ये यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं थी। रास्ते में इसे समंदर की बहुत ही शक्तिशाली ताकतों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने इसके रास्ते को बदला और इसकी रफ्तार को भी धीमा कर दिया। ये टेलर कॉलम नाम के एक विशाल समुद्री भंवर में फंस गया। ये एक ऐसी शक्तिशाली प्राकृतिक घटना है जो तब बनती है जब कोई समुद्री धारा पिरी बैंक जैसे पानी के नीचे मौजूद किसी पहाड़ से टकराती है। A23A महीनों तक इसी भंवर में घूमता रहा, जिससे न सिर्फ इसकी यात्रा धीमी हुई बल्कि गर्म पानी से दूर रहने की वजह से इसके पिघलने की रफ्तार भी कम हो गई। जैसे ही ये हिमखंड दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास पहुंचा, जो वन्य जीवों का एक बहुत जरूरी ठिकाना है, इसका एक दोहरा चरित्र सामने आया, एक विनाशक का भी और एक वरदान का भी। इसका असर एक दोधारी तलवार जैसा था। एक तरफ अगर ये जमीन से टिक जाता तो पेंगुइन और सील के लिए भोजन के रास्ते बंद हो सकते थे, जिससे उनके बच्चों के भूखे मरने का खतरा था। वहीं दूसरी तरफ इसकी पिघलती हुई बर्फ से आयरन और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व निकल रहे थे, जो समंदर को उपजाऊ बनाकर समुद्री खाद्य श्रृंखला के आधार यानी फाइटोप्लैंक्टन को बढ़ावा देते हैं। और ये खतरा सिर्फ एक आशंका नहीं थी। साल 2004 में A38 नाम के एक हिमखंड के साथ ठीक ऐसी ही घटना हो चुकी है, जिसमें रॉस सागर के पास कई युवा जानवरों की मौत हो गई थी। इसलिए दक्षिण जॉर्जिया के वन्य जीवों पर मंडरा रहा खतरा बिल्कुल वास्तविक था। अब बात करते हैं इस हिमखंड के अंतिम दिनों की। जैसे ही ये दक्षिण अटलांटिक के गर्म पानी में पहुंचा, इसका तेजी से टूटना और पिघलना शुरू हो गया। चलिए देखते हैं कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। इस प्रक्रिया को हाइड्रोफ्रैक्चरिंग कहा जाता है। सबसे पहले गर्म हवा इसकी सतह को पिघलाती है, जिससे नीले रंग के बड़े बड़े तालाब बन जाते हैं। फिर इस पानी का वजन बर्फ की दरारों में घुसकर दबाव बनाता है और आखिरकार इसी दबाव की वजह से दरारें अंदर से खुल जाती हैं और पूरा ढांचा टूटकर बिखर जाता है। ये चार्ट इसके आकार में आई नाटकीय कमी को दिखाता है। देखिए, 1986 में ये लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर का था और जनवरी 2026 तक ये घटकर सिर्फ 506 वर्ग किलोमीटर रह गया। ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये अब नज़ारा नहीं है, बल्कि ये वैज्ञानिकों के लिए एक तैरती हुई प्रयोगशाला है, जो हमें भविष्य के लिए कई ज़रूरी सबक सिखा रही है। इस हिमखंड के अध्ययन से हमें बहुत अहम जानकारियां मिली हैं। पहली, ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को पोषक तत्व देता है। दूसरी, इससे वैज्ञानिक ये समझ पाते हैं कि ताज़ा पानी समुद्री धाराओं पर क्या असर डालता है। तीसरी, ये एक असल मॉडल देता है कि बढ़ते तापमान वाली जलवायु में आइस शेल्फ कैसे टूट सकते हैं। और आखिर में ये भविष्य की भविष्यवाणियों के लिए क्लाइमेट मॉडल्स को बेहतर बनाने में मदद करता है। जैसे जैसे दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, A23A की कहानी एक शक्तिशाली रिमाइंडर है और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाती है। अंटार्कटिका की बर्फ का भविष्य हमारे ग्रह के भविष्य को आखिर किस तरह से आकार देगा? दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस विषय को समझने में मदद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए एजुकेशन इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।